हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग कर रहे थे एमाइंस के रिएक्शन और लास्ट लेक्चर में हमने बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट के सारे रिएक्शन गैटरमैन निस्कीमैन सेंडमेयर रिएक्शन सिंगल लेक्चर में मैंने करा दिया था। डायजो कपलिंग भी कराया गया था। उससे पहले लेक्चर्स में हमने नॉमेनक्लेचर आइसोमरिज्म प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस कर लिया है। अब जो बाकी रह गया है रिएक्शन एमाइंस के, आज सिंगल लेक्चर में मैं करा दे रहा हूँ। उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज ये सारे नहीं है, रिएक्शन बहुत ज्यादा है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन के नाम मैंने यहाँ लिख रखे हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अवॉइड नहीं कर सकते। कार्बिलामाइन टेस्ट है, हिंसबर्ग टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, ठीक है। मुल्कन बेकर्स टेस्ट क्या होता है, और भी तमाम रिएक्शन है। हिंसबर्ग रिएजेंट, तो आप इनको एनसीईआरटी में मेंशन देखेंगे, तो एनसीईआरटी को तो अवॉइड कर नहीं सकते, आप कुछ भी पढ़ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि रिएक्शन ज्यादा है। सारे रिएक्शन एमाइंस के आज सिंगल लेक्चर में मैं करा दे रहा हूँ। तो पहला है भाई, एमाइन में इनके पास क्या होता है, लोन पेयर। एमाइंस में इनके पास क्या है, लोन पेयर। चाहे प्राइमरी एमाइन हो, सेकेंडरी एमाइन हो, टर्सरी एमाइन हो, तो कैसा काम करेगा ये, बेस की तरह। सबसे पहला काम क्या है, बेस की तरह। तो एमाइन एज बेस, रिएक्शन ऑफ एमाइन एज बेस, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। जैसे ये RnH2 प्लस HCl, ये क्या बना लेगा, H प्लस। भाई एन के पास लोन पेयर है, एन के पास लोन पेयर है, ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बनेगा, सॉल्ट। एसिड बेस रिएक्शन, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। RnH3 प्लस Cl माइनस HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं। चलिए उसका भी देख लेते हैं कि एग्जांपल। जैसे हमने लिया एनिलीन, नॉमेनक्लेचर में पहले लेक्चर में करा चुका हूं, देखिएगा उसको बहुत, ठीक है। उसमें से कई नाम आज रिएक्शन में मेंशन मिलेगा आपको। NH2 प्लस H2SO4, एनिलीन प्लस H2SO4, ये क्या करेगा, एक H प्लस H2SO4 का H प्लस ले लेगा और ये क्या बना लेगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इन सब रिएक्शन में एमाइंस कैसा काम कर रहे हैं, बेस की तरह से। एनिलीनियम, तो ये बन गया एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। HCl से एनिलीनियम क्लोराइड बन जाएगा। वो तो खैर रिएक्शन में मिल भी जाएगा, इसलिए हम जो ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मतलब हो क्या रहा है, एन अपना लोन पेयर देके इस प्लस से बॉन्ड बनाने ले रहा है। दिस इज एक्टिंग एज ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, एसिड का H2SO4 चाइसिल का H प्लस एमाइन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसे बेसिस को क्या बोलते हैं हम, जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड बेसेस। ब्रॉन्स्टेड बेसेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एमाइंस कुछ कंपाउंड्स के साथ एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। एमाइन एज एसिड। अब आप ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर आपने जीओसी में फंक्शनल ग्रुप के एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर पढ़ा है। भाई ऑब्वियस से लगता है कि एमाइन तो बेस ही होते हैं, है कि नहीं। एन के पास लोन पेयर है तो बेस की तरह काम करेगा, लेविस बेस हो चाहे ब्रॉन्स्टेड बेस हो। लेकिन वो खास खास कंडीशन में खास खास कंपाउंड के साथ एसिड की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, एसिड बेस रिएक्शन जो हमने जीओसी में पढ़ रखा है। तो जरा देख लेते हैं कहां कहां ये एसिड की तरह काम करेंगे। मतलब एन का जो H है, एमाइन में जो एन के पास H है, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय अप्रोप्रिएट बेस। अगर हम इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दें, जैसे CH3 MgBr से, तो CH3 माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को निकाल लेगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एमाइन कैसा काम करेंगे, एसिड की तरह काम करेंगे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड का R माइनस जो है सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और सामने क्या बनेगा, मेथेन लिबरेट हो जाएगा, प्लस RNH MgBr। यहां कौन बेस की तरह काम कर रहा है, एमाइन नहीं, यहां खुद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है बेस की तरह काम कर रहा है। यहां खुद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे काम कर रहा है, बेस की तरह से काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है, किसके साथ काम कर सकते हैं, मेटल्स के साथ। ये सब एसिड बेस रिएक्शन पे, ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल है सब पर पढ़ा चुका हूं मैं। क्योंकि यहाँ है स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड में फिजिबल होता है, जहां स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलके वीक बेस और वीक एसिड बनाए। तो हम जानते हैं चूंकि एमाइंस जो है, ये प्लीज मैं रिफरेंस दे रहा हूँ जीओसी का, वहां हमने पढ़ा कि अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स, वो दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्केन्स। एल्केन्स सबसे वीक एसिड होते हैं,
ठीक है, उस कैटेगरी में एल्केन्स क्या होते हैं, सबसे वीक एसिड। तो चूंकि सामने वीक एसिड बन रहा है इसलिए रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस है। तो किसी के साथ भी नहीं काम कर सकते एसिड की तरह, कुछ खास कंपाउंड से ही एमाइन कैसे काम करते हैं, एसिड की तरह, जिसमें ग्रिग्नार्ड है। फिर एल्काइल लिथियम, इसमें भी जब भी सामने एल्केन बनेगा, ऑब्वियस है, जब सामने एमाइन के सामने एल्केन बनेगा तो रिएक्शन पॉसिबल होगा, क्योंकि एमाइंस आर मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्केन्स। आर एन एच प्लस इसका रिएक्शन हम करा दे एल्काइल लिथियम से, मिथाइल लिथियम, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। CH3 माइनस क्या करेगा, H प्लस को निकाल लेगा, यहां भी बन जाएगा मेथेन और RNHLI। तो ये सब रिएक्शन जानने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड विच इज वीकर एसिड। इवन मेटल के साथ भी, RNH2, यहाँ मेटल के साथ भी सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसके साथ भी ये कैसे काम करेंगे, माइंस एसिड की तरह से। मेटल क्या करते हैं, एसिड से, मेटल जो है एसिड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करा सकते हैं। ये रिएक्शन फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस इसलिए है क्योंकि H2 इज वीकर एसिड देन एमाइंस। तो जब भी सामने कोई वीक एसिड बनेगा, प्रोडक्ट साइड में जब वीक एसिड बनेगा तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस होगा। एल्केन बन रहा हो फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट में क्या हो, एल्केन हो चाहे हाइड्रोजन हो, इन अगर ऐसा बन रहा है तो इन दैट केस एमाइन विल एक्ट एज एसिड। अदरवाइज यूजुअली क्या होते हैं, वो बेस की तरह काम करते हैं, इनके पास क्या है, लोन पेयर। चलो नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है और रिएक्शन भी, वो है प्राइमरी एमाइन का कार्बिल एमाइन रिएक्शन। कार्बिल एमाइन रिएक्शन चाहे कार्बिल एमाइन टेस्ट, ठीक है, एनुअल एग्जाम में किसी नाम से लिखने को भी आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। ये आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखेंगे, इसमें 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, लिखने को भी आ सकता है, और कन्वर्जन में, अभी कन्वर्जन रिएक्शन में भी इसका बराबर आप यूज देखेंगे। जरा देख लीजिए क्या होता है, वेन प्राइमरी एमाइन, केवल प्राइमरी एमाइन का टेस्ट है, ब्रैकेट में लिख लो एलिफैटिक ऑब्लिक एरोमेटिक, वेन प्राइमरी एमाइन ब्रैकेट में एलिफैटिक ऑब्लिक एरोमेटिक आर रिएक्टेड विथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लीज, आप एनसीईआरटी बस देखो, पता चल जाएगा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। वेन प्राइमरी एमाइंस एलिफैटिक ऑब्लिक एरोमेटिक आर रिएक्टेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड alcoholic KOH, chloroform and alcoholic KOH, they produce isocyanides। वैसे इसको हमने इससे पहले हेलाइड नहीं पढ़ रखा है, मैकेनिज्म वहां देखा था, तो यहां बस रिएक्शन लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोसाइनाइड्स, दे प्रोड्यूस आइसोसाइनाइड विच हैव फाउल स्मेल, विच हैव फाउल स्मेल। और कार्बिल एमाइन किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, आइसोसाइनाइड्स को ही कार्बिल एमाइंस भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड्स को ही क्या बोलते हैं, कार्बिल एमाइन भी बोलते हैं, इसलिए कार्बिल एमाइन रिएक्शन चाहे कार्बिल एमाइन टेस्ट किसी नाम से आ सकता है। टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइन, टेस्ट फॉर मतलब किसी एमाइन में क्लोरोफॉर्म और केओएच ऐड करने पे, ठीक है, पंजेंट स्मेल आ रहा है तो इसका मतलब एमाइन क्या है, प्राइमरी, ये कंफर्म है। किसी एमाइन में क्लोरोफॉर्म KOH ऐड करने पे अगर पंजेंट स्मेल आ रहा है तो दैट एमाइन इज प्राइमरी एमाइन, और प्राइमरी में वो आगे चेक करना पड़ेगा, मे बी एल्फैटिक मे बी एरोमेटिक, वो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, तो ये बनेगा RNC आइसोसाइनाइड, RNC ठीक है, आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस H2, तो ये बन गया क्या, यहां R एराइल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफैटिक चेन भी हो सकता है, इसका होता है पंजेंट स्मेल, फाउल स्मेल। आइसोसाइनाइड्स,
अब लास्ट जब प्रिपरेशन मेथड हम लोग पढ़ रहे थे एमाइंस के प्रिपरेशन मेथड, तो उसमें हमने देखा था क्या कि साइनाइड्स के रिडक्शन से क्या बनते हैं, एमाइन बनते हैं। साइनाइड से क्या बनते हैं, एमाइन। और आइसोसाइनाइड से क्या बनते हैं, सेकेंडरी एमाइन। अब बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं इसका यूज एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रिपरेशन मैंने बोला था, एक रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड, प्रिपरेशन में कौन सा रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट था। वैसे रिएक्शन प्लीज पढ़ने के लिए तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जो फ्रिक्वेंटली आपको मिलेंगे उनकी बात की जा रही है। भाई पढ़ना तो सबको है। प्रिपरेशन मेथड जो इंपॉर्टेंट है वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और केमिकल रिएक्शन में ये कार्बिलमाइड। आपको कन्वर्जन में ऐसे लिखने को और किसी अलग अलग रेफरेंस में ये सब टेस्ट बराबर मिलते रहते हैं, ठीक है। फॉल इसमें, ठीक है। अब यार देखो, साइनाइड की रिडक्शन से बनता है प्राइमरी एमाइन, आइसोसाइनाइड से क्या बनता है, सेकेंडरी एमाइन, ठीक है। इसका मतलब कभी भी हमको कन्वर्जन में अगर कोई सेकेंडरी एमाइन बनाना हो, जरा हिंट देखना इसका, अगर किसी कन्वर्जन में सेकेंडरी एमाइन बनाना हो, सेकेंडरी एमाइन, तो इसका हमको क्या आइसोसाइनाइड वाला सीक्वेंस लाना पड़ेगा। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आइसोसाइनाइड का सीक्वेंस लाना पड़ेगा, वहां पे ये रिएक्शन बहुत काम आएगा, वहां पे ये रिएक्शन बहुत काम आएगा। साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो जरा देखिए इसका एप्लीकेशन एक क्वेश्चन के फॉर्म में, जो एनसीईआरटी का ही है। कन्वर्ट एनिलीन इनटू एन मेथाइल एनिलीन, कन्वर्ट एनिलीन इनटू एन मेथाइल एनिलीन। एनिलीन से क्या बनाना हमको, एन मेथाइल एनिलीन। अब एनिलीन है प्राइमरी एमाइन और एन मेथाइल एनिलीन क्या है, सेकेंडरी एमाइन। अब सेकेंडरी एमाइन की बात है तो ये सीक्वेंस हमको काम आएगा वहां पे जहां भी सेकेंडरी एमाइन का जिक्र हो, ठीक है, बनाने प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जरा देखो कैसे यूज करेंगे, दिख नहीं रहा, देखो प्राइमरी एमाइन से सेकेंडरी ही तो बन रहा है, पहले आइसोसाइनाइड बन रहा है, उसके बाद हम बना लेंगे प्राइमरी एमाइन से आइसोसाइनाइड बनेगा, फिर सेकेंडरी बना लेंगे। तो पहले एनिलीन का रिएक्शन करा देंगे, क्लोरोफॉर्म और KOH। पहले क्या कराएंगे, एनिलीन का CaCl3 प्लस KOH, तो इससे क्या बन जाएगा, फेनाइल आइसोसाइनाइड। फेनाइल आइसोसाइनाइड, पंजेंट स्मेल, फाउल स्मेल, ठीक है, फेनाइल आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करा देंगे, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, H2PT कर सकते हैं, LiLH4 कर सकते हैं, NaCH5OH, इन तीनों में से कोई भी एजेंट ले सकते हैं। तो आइसोसाइनाइड से क्या बनता है, सेकेंडरी एमाइन, देखा तो बन गया, ये हो गया एन मेथाइल एनिलीन, एन मेथाइल एनिलीन। तो जब भी सेकेंडरी एमाइन प्रोडक्ट में बनाना हो तो इस रिएक्शन को थोड़ा दिमाग में रिकॉल करिएगा। ऐसा दिखने को तो आ ही सकता है कि कार्बिल एमाइन के बारे में लिखे, लेकिन मतलब रिएक्शन सीक्वेंस में कन्वर्जन में बहुत काम आएगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मतलब कुछ प्रोडक्ट है जो जिसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, इसलिए नाम पड़ा है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन व्हेन प्राइमरी एमाइन, फिर ब्रैकेट में लिख लो वही, एलिफैटिक ऑब्लिक एरोमेटिक, व्हेन प्राइमरी एमाइन ब्रैकेट में एलिफैटिक ऑब्लिक एरोमेटिक आर treated with HgCl2 and CH2, HgCl2 and CH2, they give alkyl oblique aryl, alkyl oblique aryl, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपने एमाइन कैसे लिया है। एल्काइल ऑब्लिक एराइल आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट्स, इन्हीं की स्मेल जो होती है वो मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है। एल्काइल ऑब्लिक एराइल आइसोथायोसाइनेट विच स्मेल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल।
which smells like mustard oil, which smells like mustard oil। जरा देख लेते हैं रिएक्शन। तो ये भी टेस्ट है किसका, प्राइमरी एमाइन का, प्राइमरी एमाइन का। RNH2 प्लस CH2 प्लस HgCl2 तो बनता है RnCS। RnCS यही है एल्काइल, आर एल्काइल चाहे राइल कुछ भी हो, एल्काइल ऑब्लिक एराइल आइसोथायोसाइनेट जिसका होता है मस्टर्ड ऑयल का स्मेल, प्लस HgS प्लस HCl बनेगा। ये है स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, RnCS। ये भी टेस्ट किसका हो गया, प्राइमरी एमाइन का, कार्बिल एमाइन जैसा ही। अब यहां पे एक बात जरूर नोट कर लें कि अगर सेकेंडरी एमाइन भी होगा, सेकेंडरी एमाइन भी होगा, इवन जरा देख लेते हैं उस रिएक्शन को भी, इवन नोट करके, अच्छा नोट कर ले यहां पे, इवन सेकेंडरी एमाइन, इवन सेकेंडरी एमाइन रिएक्ट विथ CH2 but they do not form isothiocyanates। टर्सरी एमाइन का तो रिएक्शन ही नहीं है। सेकेंडरी एमाइन भी CH2 से रिएक्शन करते हैं, लेकिन प्लीज ये नहीं बनेगा आइसोथायो, ये तो स्पेसिफिक रिएक्शन RnCS का बनेगा जब एमाइन क्या हो, प्राइमरी हो। सेकेंडरी एमाइन से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन CH2 के बाद आगे फर्दर नहीं हो पाएगा, इसलिए मस्टर्ड ऑयल तो भूल जाइए। टर्सरी का तो कोई रिएक्शन ही नहीं है। इवन सेकेंड, मान लो एग्जाम पूछ दे क्या CH2 से रिएक्शन होता है सेकेंडरी एमाइन का, तो ये भाई इस लैंग्वेज को आप देखेंगे तो लगेगा कि नहीं ये तो प्राइमरी एमाइन का रिएक्शन है। CH2 वाला रिएक्शन किसका था, मैंने खुद लिखवाया है प्राइमरी एमाइन का, लेकिन प्राइमरी एमाइन कंप्लीट रिएक्शन देता है, GCl2 के साथ डिकम्पोजिशन होता है, RnCS बनता है। सेकेंडरी एमाइन में रिएक्शन CH2 के बाद नहीं होगा। अब वो देख लेते हैं, रिएक्शन CH2 के बाद नहीं होगा, आइसोथायोसाइनेट तो नहीं बनेगा जिसका मस्टर्ड ऑयल स्मेल होता है, लेकिन CH2 तक रिएक्शन होगा। टर्सरी एमाइन का कोई रिएक्शन नहीं है कार्बन डाइसल्फाइड से, दे डू नॉट फॉर्म आइसोथायोसाइनेट। तो जरा उसको देख लेते हैं। सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन क्या है, R2NH, इसका CH2 से रिएक्शन कराएंगे, इसका CH2 से रिएक्शन कराएंगे तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, और क्या ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जैसे CO2 का रिएक्शन है उस तरह CH2 कार्बन डाइसल्फाइड का भी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और ये बन जाएगा RNC डबल बॉन्ड S बॉन्ड SH। इसके बाद फर्दर डिकम्पोजिशन इसका HgCl2 से नहीं होगा, इसके बाद फर्दर डिकम्पोजिशन इसका HgCl2 से नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो बनेगा नहीं, और स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल जैसा कोई यहाँ पे नहीं, तो ठीक है। मस्टर्ड ऑयल स्मेल कब आएगा, जब वो एमाइन क्या हो, प्राइमरी हो। सेकेंडरी एमाइन में रिएक्शन बस CH2 तक ही होगा। टर्सरी एमाइन डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। व्हेन aniline is heated with, when aniline is heated with, एनिलीन कैसा डायरेक्टिंग है भाई, एनिलीन कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। NH2 ग्रुप कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। सल्फोनेशन वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो मेनली कहां लगेगा, सल्फोनिक ग्रुप लगेगा भाई। बेंजीन का सल्फोनेशन कराते हैं तो क्या लगता है, SO3H, बिल्कुल वही रिएक्शन है। और लेकिन इसमें कुछ खास है प्रोडक्ट में, इसलिए लिखा जा रहा है व्हेन एनिलीन इज हीटेड विथ कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4, it gives पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मतलब अमाइन के पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, सल्फोनिक ग्रुप
मेनली एनिलीन कैसे डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा। और मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, SO3H चूंकि बड़ा है, ऑर्थो पे होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा वाला। इट गिव पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड विच एग्जिस्ट एज, मेन इसमें ये बात है, विच एग्जिस्ट एज ज्यूटर आयन। देखते हैं ज्यूटर आयन क्या होता है, विच एग्जिस्ट एज ज्यूटर आयन। अभी हम लोग अमीनो एसिड जब पढ़ेंगे, प्रोटीन्स का सिंथेसिस, तो बराबर ज्यूटर आयन का जिक्र आएगा। तो जरा देख लेते हैं, मेन इसमें यही है, रिएक्शन कुछ खास नहीं है। कोई बता सकता है कि भाई एनिलीन का करा रहे हैं सल्फोनेशन, तो SO3H कहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा पे। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा वाला। SO3H बड़ा ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन इसमें मेन टर्म है कि इट एग्जिस्ट एज ज्यूटर आयन। देखते हैं व्हाट इज ज्यूटर आयन। तो जरा देखो, जब एनिलीन का रिएक्शन कराएंगे कॉन्ग H2SO4 हीटिंग, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये है, दिस इज पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका और नाम क्या है, लिखवाया था मैंने शुरुआत में, इसको क्या बोलते हैं, इसको जरूर रिवाइज करिए, सल्फेनिलिक एसिड। इनिशियल लेक्चर में मैंने नॉमेनक्लेचर में इसको लिखवाया था, लेकिन फिर से जब आए तब लिखिए, याद होगा। सल्फेनिलिक एसिड, पैरा पोजीशन पे सल्फोनेशन हो गया, और क्या। अब जरा देखो, ये ज्यूटर आयन क्या है, सल्फेनिलिक को जरा देखो, इसमें एसिडिक ग्रुप भी है। SO3H क्या है, एसिडिक ग्रुप है, और NH2 क्या है, बेसिक ग्रुप है। जब भी किसी कंपाउंड में, देखो ये मैं लिख दे रहा हूं पे, ये ग्रुप है बेसिक ग्रुप, ये H+ एक्सेप्ट करेगा। SO3H क्या है, एसिडिक ग्रुप है ये। तो किसी कंपाउंड में एसिडिक बेसिक दोनों ग्रुप है, तो वहां हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस का मतलब क्या है, SO3H विल गिव H+, SO3H H+ देगा, और उसे H+ को कौन ले लेगा, SO3H अपना H+ देगा, और उस H+ को अमाइन NH2 ग्रुप एक्सेप्ट कर लेगा, और इस तरह से सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। वही सॉल्ट है ज्यूटर आयन, चाहे डाईपोलर आयन। देखो, ये ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। SO3H ने अपना H+ दिया, उसको NH2 ने एक्सेप्ट कर लिया, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। ये है ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन जब हम अमीनो एसिड पढ़ेंगे तो बराबर इसका टर्म आएगा, क्योंकि अमीनो एसिड में देखेंगे उसमें एसिडिक, एक ही कंपाउंड के अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप होंगे। तो जहां भी ऐसा सिचुएशन आएगा, एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप है, तो दैट कंपाउंड विल एग्जिस्ट इन ज्यूटर आयन फॉर्म। ज्यूटर आयन चाहे बोलते हैं इसको क्या, डाईपोलर आयन है कि नहीं, दो पोल है इसमें प्लस माइनस। ज्यूटर आयन चाहे डाईपोलर आयन, तो सल्फेनिलिक एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्यूटर आयन। रिएक्शन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, when aniline is nitrated with नाइट्रेटिंग मिक्सचर। आई होप कि याद होगा आपको, नाइट्रेटिंग मिक्सचर मतलब कॉन्क H2SO4 कॉन्क HNO3, बेंजीन में कई बार आया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन वही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं इसमें खास, वो इसके लिए लिखा जा रहा है। और याद रखना है कि एनिलीन कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा, वो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं 11th में ही। एनिलीन है, फिनॉल है, सब कैसे डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो व्हेन एनिलीन इज नाइट्रेटेड विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर कॉन्क H2SO4 कॉन्क HNO3, it produce mixture of 3 products। खास इसमें यही है, मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स। तो जरा देखते हैं भाई, पहला हमारा गेस होगा कि जब भी इसका नाइट्रेशन कराएंगे एनिलीन का, तो मेनली क्या बनना चाहिए, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट और पैरा वाला। ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा वाला है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कुछ अलग है, उसको आप तो गलत साबित कर नहीं सकते, वो तो बनना बन गया, आप समझाते रहिए, इसलिए लिखा जा रहा है। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि एनिलीन का, तो पहले जरा रिएक्शन देख लेते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग प्रोडक्ट। इसका हमने नाइट्रेशन कराया कॉन्क H2SO4 कॉन्सेंट्रेट HNO3 नाइट्रेटिंग मिक्सचर से, तो बनेगा ऑर्थो।
ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन प्लस पैरानाइट्रोएनिलीन प्लस मेटानाइट्रोएनिलीन। प्लीज अभी जो रिजल्ट लिखे जा रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, बाद में इनको समझाएंगे। ठीक है, अभी जो थ्योरी हमारे पास उस हिसाब से गेस ये होना चाहिए था, क्योंकि थ्योरी में क्या है कि एनिलीन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। थ्योरी क्या बताता है कि एनिलीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एनिलीन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो हम सोच सकते हैं कि सबसे कम प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, मेटा वाला बनना चाहिए था। तो आपके सोचने से तो कुछ होता नहीं है, रिजल्ट्स कुछ और है। अब जरा देखिए भाई, एनिलीन चूंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसका मतलब क्या है, ये हम गेस कर सकते हैं। हमारा गेस क्या होगा कि मेटा प्रोडक्ट बहुत कम बनता होगा, यही तो मतलब है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का। लेकिन जरा रिजल्ट देखिए, ये है 2%, ये है 51%। इसको याद करना पड़ेगा, एडवांस में डायरेक्ट इस परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछा गया था। और ये 47%, अच्छा खासा अमाउंट है। जबकि एनिलीन मेनली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और देखिए मेटा प्रोडक्ट 47%, ऑर्थो से भी ज्यादा। और ये तो रिजल्ट्स हैं, अब आप समझाते रहिए तो वो देखते हैं क्यों ऐसा हो जाता है। मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन से अलग प्रोडक्ट बन गया है नहीं भाई, हमारी थ्योरी के हिसाब से। क्योंकि थ्योरी है ना, वो थ्योरी बाद में बनाई जाती है। आप एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को देखते हैं फिर थ्योरीज बनाते हैं। तो ठीक है, यूजुअली रिजल्ट्स क्या बताते हैं कि एनिलीन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। लेकिन यहाँ देखिए नाइट्रेशन में क्या हो गया, 47% मेटा वाला प्रोडक्ट। अब जरा देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि क्यों ऐसा मेटा प्रोडक्ट, वो भी अच्छा खासा अमाउंट। ठीक है, इग्नोर से 47% को आप इग्नोर नहीं कर सकते, अच्छा खासा प्रोडक्ट बन गया है वो। तो क्या लिखेंगे, जरा लिखिए रीजन। मेटा प्रोडक्ट is formed in significant amount. Meta product is formed in significant amount, जबकि होना नहीं, कम होना चाहिए था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। बिकॉज इन एसिडिक मीडियम, बिकॉज इन एसिडिक मीडियम aniline gets protonated, aniline gets protonated to form एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मीडियम एसिडिक है, एनिलीन हमने देखा है अमाइंस बेस होते हैं भाई, एन के पास लोन पेयर है, बेस की तरह शुरुआत में लिखा था, बेस की तरह काम करेंगे। तो ठीक है, इस रिएक्शन में, रिएक्शन मीडियम में एनिलीन तो होगा ही, NH2 तो होगा ही, लेकिन चूंकि साथ में एसिडिक मीडियम ले रहे हैं तो साथ साथ में NH2 क्या करेगा, H+ से रिएक्शन करके एनिलीनियम आयन बना लेगा। और वो एनिलीनियम आयन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ही है। NH2 plus H+, this will form एनिलीनियम आयन। भाई अपना एन लोन पर देके H+ से बॉन्ड बना लेगा। अब ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, लेकिन जो एनिलीनियम आयन, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन ये एनिलीनियम कैसा है, तो दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। तो ये दिक्कत है कि इवन आफ्टर बीइंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, इवन आफ्टर बीइंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ठीक है, मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन सिग्निफिकेंट अमाउंट। इग्नोर नहीं कर सकते थे, अगर वो 2% होता तो ज्यादा अच्छा होता, तो हमारी थ्योरी के हिसाब से परफेक्ट होता। चलो 2% बन गया तो क्या हुआ, मेन तो ऑर्थो पैरा ही बने। लेकिन ऐसा नहीं है, वो 47% है। इस परसेंटेज को भी मैं कह रहा हूँ रिवाइज करना पड़ेगा। आप एडवांस का पेपर को देखिए, दे दिया था कि 3 प्रोडक्ट बन रहे हो, तो हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन जब करेंगे तो। PQR, P का परसेंटेज इतना है, Q का परसेंटेज ये है, तो उस हिसाब से आपको PQR गेस करना था। फिर उसके बाद उनके फर्दर स्टेटमेंट लिखे थे मल्टी करेक्ट में। इतना वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। मैंने हमेशा कहा मेंस में ही जो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जितने फालतू के रिएक्शन है, एक्स्ट्रा और टॉपिक है, वो मेंस में आते हैं। एडवांस बहुत एनसीईआरटी को फॉलो करता है, हाँ, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा एडवांस में थोड़ा लेवल के आते हैं। लेकिन सिलेबस मुझे लगता है कि एडवांस को देखेंगे, एडवांस के पेपर को, तो वो ज्यादा एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करता है एज कंपेरिजन टू मेंस।
नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ब्रोमीन वाटर, चाहे रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, Br2 प्लस H2O। तो एनिलीन कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब जरा देखो, जब एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराएंगे, एनिलीन का रिएक्शन किससे? ब्रोमीन वाटर से कराएंगे, तो ये टेस्ट फॉर एनिलीन भी है। तो जस्ट लाइक फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन क्या होता था, याद करिए इसको यहां पैरेलली। फिनॉल का जब रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो क्या बनता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट। सेम यहां भी होगा, सेम यहां भी होगा। इट विल फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन का व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। मतलब दोनों ऑर्थो, भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और भाई वाटर में और एक्टिवेटेड हो जाएगा वो, और दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे Br लग जाएगा। रिएक्शन किस कैटेगरी का है? अरे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक। जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग दिखाया जा रहा है तो रिएक्शन किस कैटेगरी का है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन है। NH2 क्या होता है? मेनली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन एक साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इवन अब जरा देखिए, अगर जो हमने फिनॉल में भी देखा था, अगर ऑर्थो पैरा पे कार्बोक्सिलिक चाहे SO3H भी लगा हो तो भी रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, मान लो पैरा पोजीशन पे लगा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, चाहे सल्फोनिक ग्रुप लगा है, फिर इसका Br2 वाटर करा रहे हैं, तो प्लीज अभी भी ऐसा नहीं कि बस 2 ब्रोमीन लगेगा, गलती मत करना। फिनॉल में पढ़ चुके हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों ग्रुप लगे हों कहाँ? ऑर्थो चाहे पैरा पे, तो ये हट जाएंगे, Br वहां भी लगेगा। ठीक है, ये गलती ना हो कि नहीं भाई यहाँ तो ब्लॉक है तो दोनों जो ऑर्थो खाली है वहां Br लगा दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक ग्रुप अगर ऑर्थो पैरा पे लगे हैं तो वो हट जाते हैं, Br वहां भी लगेगा। अभी भी प्रोडक्ट ध्यान देना, एग्जाम में गलत ना हो जाए, फिनॉल वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका था, एनिलीन का भी आ सकता है। Br यहां भी लग जाएगा, ये ग्रुप हट जाएंगे, यहाँ पे CO2 के फॉर्म में, SO3 के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। ये इसको हमने क्या बोला था फिनॉल में? चलिए रिवीजन कर लीजिए, इप्सो सब्स्टिट्यूशन, इप्सो सब्स्टिट्यूशन इसलिए लिख दिया गया कहीं गलती ना हो जाए, पता चले कि आप सोचे कि ये पोजीशन ब्लॉक है, पैरा पोजीशन, वहां Br नहीं लगाना है, बाकी दोनों पे लगा देना है, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी भी रिएक्शन वही है, अभी भी व्हाइट प्रेसिपिटेट ही मिलेगा। अब जरा देखो, अब समस्या क्या है। हमने देखा कि अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन एनिलीन का करा रहे हैं, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो एक साथ 3-3 ब्रोमीन लगे हुए मिल रहे हैं, एक साथ 3-3 ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमको एक ब्रोमीन लगाना है तब क्या उपाय है भाई? तो जरा इसको क्वेश्चन के फॉर्म में, वो कन्वर्जन में लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, समझिए। पहले डायरेक्ट ब्रोमीन कराए, ब्रोमिनेशन कराएंगे एनिलीन का, तो 3-3 ब्रोमीन एक साथ लग जाएंगे, 3-3 ब्रोमीन। अब हमको मोनोब्रोमो का प्रोडक्ट बनाना है, अगर हमको मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनाना है तब क्या करें? तो देखें क्यों नहीं हो जाएगा। 3-3 ब्रोमीन क्यों लग जा रहे थे, पहले सवाल सुनिए तब जवाब मिलेगा। एनिलीन क्या है? हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसका प्लस आर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है NH2 का, इसलिए तीनों ही पोजीशन पे लग जा रहा था। अगर इस प्लस आर इफेक्ट को, अगर भाई NH2 क्या है? हाईली इलेक्ट्रॉन भाई डोनेटिंग ग्रुप है, रिंग को खूब एक्टिवेट करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए तीनों ही पोजीशन ऑर्थो पैरा पे ब्रोमीन लग जा रहा है। अगर हम इसकी एक्टिविटी को कुछ कम कर दें, अगर हम एनिलीन की एक्टिविटी को कुछ कम कर दे तो, और तो हम अपना डिजायर्ड, अगर हम चाहे तो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन के फॉर्म में समझ में आ जाएगा आपको। कन्वर्ट एनिलीन इनटू पैरा ब्रोमो एनिलीन। समाधान यही है कि एनिलीन जो बहुत काबिल बन रहा है उसके औकात को थोड़ी कम कर दिया जाए, ठीक है, रिएक्टिविटी को कम कर दिया जाए। तो हम मोनोब्रोमो, भाई कह रहा है कि एक ही ब्रोमीन लगाना है, उसे तो 3-3 लग जा रहा था, तो क्या उपाय करेंगे? तो हम कहेंगे एनिलीन की थोड़ी औकात कम कर देंगे, एक्टिविटी थोड़ी कम कर देंगे, यही है जवाब इसका। अब कैसे करेंगे जरा देखिए।
तो सबसे पहले हम एनिलीन का कराएंगे एसिटाइलेशन, CH3COCl से रिएक्शन करा देंगे हम। ये रिएक्शन कौन सा है? एडिशन एलिमिनेशन। सबसे पहले क्या कराएंगे? एसिटाइलेशन, तो H और Cl निकल जाएगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन। ये भी लिखने को आ सकता है, एसिटाइलेशन। एनिलीन का रिएक्शन कराएंगे, इसका HCl प्लीज मैंने मार्क कर दिया है, मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा मैं। ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म है? हम जानते हैं कि एसिड के डेरिवेटिव, भाई एसिड हैलाइड है ये, तो रिएक्शन कौन सा होता है? एडिशन एलिमिनेशन। उनको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन। लेकिन अभी शॉर्टकट, न्यूक्लियोफाइल है एनिलीन, उसका H निकलेगा, और एसिड डेरिवेटिव का लिविंग ग्रुप जो कि Cl है निकल जाएगा। तो एसिटाइलेशन हो जाएगा जब, फिर पर्पज भी देखते हैं कि क्यों करा रहा है। तो ये बन जाएगा NHCOCH3। इस कंपाउंड का नाम है, जरूर दिमाग में रखें, एसिटेनिलाइड, जो कि एक अमाइड है। IPC नेम एन-फेनाइल एथेनामाइड। चेक करिए, एन-फेनाइल एथेनामाइड, जो कि है एसिटेनिलाइड। अब क्यों करा रहे हैं? देखो जरा क्यों करा रहे हैं। मैंने कहा औकात कम करने के लिए एनिलीन की। यहाँ पे NH2 का लोन पेयर रिंग से कंजुगेशन में है, पूरा पूरा अपना लोन पेयर रिंग से उसका कंजुगेशन में है, तो रिंग की एक्टिविटी बढ़ा रहा है। मतलब उसका पैसा, जो भी NH2 के पास पैसा, धनी आदमी है भाई, लेविस बेस है, तो अपना पैसा केवल रिंग को दे रहा है। रिंग की औकात बढ़ती जा रही है, एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। अब जरा देखो, यहाँ पे पैसे का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, इसको बोलते हैं, ठीक है, क्रॉस कंजुगेशन हो गया है। अब यहाँ N का लोन पेयर रिंग से कंजुगेशन में है, साथ साथ में इधर भी तो कंजुगेशन में है। जरा चेक करिए इसको। इस केस में N के लोन पेयर का हो गया है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्रॉस कंजुगेशन। अब N का लोन पेयर केवल रिंग को नहीं मिल रहा है, अब C डबल बॉन्ड O के साथ भी वो कंजुगेशन में है, तो हो गए नहीं, औकात थोड़ी कम हो गई। मतलब एक्टिवेटिंग तो ये भी है, प्लीज ये भी एक्टिवेटिंग है, लेकिन अब इतना नहीं, ठीक है। तो मतलब हमने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप को, नोट कर लें, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप को, प्लीज दोनों ही एक्टिवेटिंग है लेकिन रिलेटिवली वो वीक है, हमने मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया थ्रू एसिटाइलेशन। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप को मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। भाई रीजन पूछ सकता है क्यों करा रहा है, फोकट में ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, कुछ तो पर्पज होगा। तो पर्पज क्या था, जो अपना लोन पर वो रिंग को इक्वल देता, और रिंग की, भाई रिंग का जो है एक्टिविटी बढ़ा दा खूब ज्यादा, उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए पैसा, उसको एक आदमी को और देना पड़ रहा, उधर COCH3 को भी देना पड़ रहा पैसा, सो बोलते क्या, क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब इसका कराएंगे हम ब्रोमिनेशन। अब इसका क्या करा देंगे, ब्रोमिनेशन, Br2 एसिटिक एसिड, ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, एसिटिनिलाइड भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। दो प्रोडक्ट बनेंगे ऑर्थोपैरा, लेकिन मेनली ब्रोमीन कहाँ लगेगा, चूंकि ये बड़ा ग्रुप है NHCOC, क्या बड़ा ग्रुप, ऑर्थो पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा वाला, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा पैरा वाला NHCOCH3, और यहां लग जाएगा क्या, Br। लेकिन आंसर तो आया नहीं, हमको निकालना है आंसर क्या, पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है। अब क्या करेंगे, मतलब इस ग्रुप को हटाना पड़ेगा। अब इसका करा देंगे हम, इस एमाइड का हाइड्रोलिसिस करा देंगे, NHCOCH3 एमाइड जो है उसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। देखिए इसका कराएंगे हम हाइड्रोलिसिस, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, C बॉन्ड N ब्रेक हो जाएगा, C पे लगाएंगे हम OH, और N पे लगा देंगे क्या, H। चेक करिए, C पे लगा दिया OH और N पे लगा दिया H, एसिटिक एसिड अलग हो गया और एनिलीन अलग हो गया, तो यही लिख दे रहा हूं मैं। तो यहां से एसिटिक एसिड अलग हो गया और ये बन गया पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो इस तरह से हमने मोनोब्रोमिनेशन भी करा लिया बाय कन्वर्टिंग स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप इनटू मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो यह है तरीका, ठीक है, इसको बोलते हैं यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। यहाँ CH3COCl, जो COCH3 जो अपने एसिटाइलेशन कराया, वो एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप तरह काम कर रहा है। भैया अपना काम किया उसने, फिर अलग भी हो गया। उसका काम क्या था, एनिलीन के लेवल को, ठीक है, कम करना, उसने कम किया, वो फिर प्रोडक्ट बन गया। नोट कर लो उसको।
कुछ पुराना। बोथ, हाँ, एनिलीन, ये हमने पहले भी लिखा था, याद भी करें, लेकिन फिर से लिख दे रहा हूं। एनिलीन और फिनॉल जो कि हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, प्लस आर इनके इफेक्ट इनका बहुत ज्यादा होता है, फिर भी ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं देते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के बावजूद भी एनिलीन और फिनॉल फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। तो इस बात को फिर से लिख लेते हैं। हमने पहले पढ़ा लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट में, जब हमने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ाया था 11th में, तो वहां लिमिटेशन पढ़ाया गया था, लेकिन रिवाइज करने में क्या हर्ज है, जरूरी है। बोथ एनिलीन एंड phenol do not give Friedel-Crafts alkylation and acylation। जबकि हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों भाई? बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ, भाई फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं देते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जैसे NO2 है, CN है, CHO है, ये वाले ग्रुप फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप तो देते हैं, बिल्कुल देते हैं। अब एनिलीन और फिनॉल तो सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग है भाई, फिर भी ये नहीं देते हैं, तो दिक्कत है प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, because in presence of AlCl3 catalyst, they convert into deactivating group. They convert into deactivating group। जरा देखिए, जैसे NH2 है, एक्टिवेटिंग है, लेकिन दोनों रिएक्शन में चाहे एल्काइलेशन हो, एसाइलेशन हो, हम कैटलिस्ट का लेते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट में AlCl3 कैटलिस्ट, लेविस एसिड कैटलिस्ट लेते हैं। तो जैसे ही लेविस एसिड कैटलिस्ट लेंगे, NH2 अपना लोन पेयर देके AlCl3 से, NH2 अपना लोन पेयर कहां देगा? AlCl3 के एम्प्टी p ऑर्बिटल में, ठीक है, लेविस एसिड है, और तुरंत उससे कोऑर्डिनेट कर लेगा, और कोऑर्डिनेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में। अब प्लस चार्ज आ गया इनके पास, ठीक है, तो ये था एक्टिवेटिंग, और AlCl3 के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया किसमें? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन। ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन। जब एनिलीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, एनिलीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं सोडियम चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट से, तो बनता है पैराबेंजोक्विनोन। सोडियम चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट से K2Cr2O7 चाहे Na2Cr2O7 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। इट गिव्स सेम, फिनॉल में भी यही बनता है, याद रख करिएगा जरा, फिनॉल में भी यही बनता है, पैराबेंजोक्विनोन। पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन। और जब इसका ऑक्सीडेशन किसी परऑक्सी एसिड से कराते हैं, किसी परऑक्सी एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं, परऑक्सी एसिड मतलब ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें क्या हो? परऑक्साइड लिंकेज हो। MCPBA, बहुत सारे रिएक्शन लिखा था, बेयर विलीजर में लिखा था हमने, ठीक है। RC देखो, परऑक्साइड लिंकेज, C D बीच में दोनों O वाले क्या है? परऑक्साइड वाले। तो परऑक्सी एसिड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये बनाता है नाइट्रोबेंजीन।
नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन एग्जॉस्टिव हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन एंड एलिमिनेशन। ये भी हमने एल्कीन में बहुत पढ़ा है, रिवीजन बस। E2 रिएक्शन हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन एंड एलिमिनेशन। जो हमने E2 रिएक्शन के एग्जाम पर पढ़े थे, सेटजेप और हॉफमैन प्रोडक्ट वाले, वो भाई एमाइन के थे। तो फिर से रिवीजन जितनी बार कर सके भाई। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन एंड एलिमिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ conversion of primary, secondary, oblique tertiary amine into 4-degree amine salt, quaternary ammonium salt, 4-degree amine salt, and its elimination to produce alkene. Its elimination to produce alkene, जरा देख लेते हैं, जिसमें हॉफमैन प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस एल्कीन। जरा देखिए, चलिए मान लेते हैं हमारे पास है प्रोपेनामाइन। क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं प्रोपेनामाइन। तो प्रोपेनामाइन का पहले हम कराएंगे, ये क्या है, एक प्राइमरी अमाइन है। कोई भी अमाइन हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, पहले उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक क्वाटरनरी सॉल्ट में, 4-डिग्री अमोनियम सॉल्ट, जिसमें इन पे क्या आता है, प्लस चार्ज। ठीक है, प्राइमरी अमाइन हो शुरुआत में, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी अमाइन हो, उसको हम कन्वर्ट करते कैसे, SN2 रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा के किसमें कन्वर्ट करते हैं, 4-डिग्री सॉल्ट में, अभी देखेंगे अभी। और फिर 4-डिग्री सॉल्ट का बेस के प्रेजेंस में क्या कराते हैं, एलिमिनेशन, तो हमको बनता है एल्कीन। जरा देखिए, ये है प्राइमरी अमाइन। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको हम क्वाटरनरी सॉल्ट में 4-डिग्री अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसका रिएक्शन करा देंगे हम 3 मोल CH3I से। चलिए, CH3 क्या, C2H5I, वो भी एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन है, कितना मोल, 3 मोल्स SN2। हमने पढ़ा है प्रिपरेशन में इसका, अमोनिलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, उससे भी तो अमाइन बनते हैं। तो क्या होगा, जब भी रिएक्शन कराएंगे C2H5 से I से रिएक्शन कराएंगे 1 मोल से, N का H निकलेगा, उसका I निकलेगा। चलिए मैं लाइन से लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। 3 मोल की बात, ठीक है। पहला पर्पज क्या है, इस प्राइमरी अमाइन को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, क्वाटरनरी सॉल्ट में। चलो मैं सीक्वेंस में लिख दे रहा हूं ताकि तुम्हें परेशानी ना हो, ठीक है। इसको H लिख दो। तो पहला मोल हमने किससे कराया रिएक्शन, प्राइमरी हैलाइड से कराना, याद रखना, क्योंकि मैं लिख दे रहा हूं ये कौन सा एग्जांपल है भाई, SN2 रिएक्शन का। और SN2 किस में अच्छा होता है, प्राइमरी अमाइन में। तो पहली बार रिएक्शन कराएंगे तो इसका H हट जाएगा, इसका I हट जाएगा, इसका H, अमाइन का H और उसका I हटेगा। अब यहां क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, N के पास अभी एक H है और क्या है, C2H5 अभी है, चेक करिए जरा, HI निकल गया इसमें से। अब यही रिएक्शन 2 बार और करा देंगे, सेम रिएक्शन। तो इस बार अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसके बाद फर्दर 2 मोल से करा देंगे SN2 ही रिएक्शन। तो अल्टीमेटली क्या, N के साथ कितना बॉन्ड बन जाएगा, 4 बॉन्ड, N पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 4-डिग्री अमाइन सॉल्ट में। CH3 CH2 CH2, N C2H5 C2H5 और C2H5।
N पे आएगा प्लस चार्ज और बाहर रहेगा क्या, I माइनस। ये है 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। अब जरा देखो, अब इसका हम बेस के प्रेजेंस में हीटिंग कराएंगे, इसका रिएक्शन करा देंगे बेस से, ठीक है। Ag मॉइस्ट Ag2, मॉइस्ट Ag2, तो I माइनस की जगह क्या लग जाएगा, OH माइनस। I माइनस की जगह मॉइस्ट Ag2, CH3 CH2 CH2 N C2H5 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 प्लस चार्ज और OH माइनस। अब इसका फर्दर हीटिंग करेंगे, यही मेन रिएक्शन है, तो होगा एल्कीन का फॉर्मेशन। अब इस स्टेप को थोड़ा हम अलग देखेंगे। अब यहां हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। अब जरा देखो, पहले हमने क्या किया, प्राइमरी एमाइन को 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लिया। एक प्राइमरी एमाइन को 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लिया गया है। अब जरा देखिए, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसको। अब जरा देखो, क्योंकि यही मेन स्टेप है, इसको समझना है। ये है C2H5, यहां C2H5, चलो यहां पे CH2H5 को हम लिख दे रहे हैं CH2CH3, और क्या है OH माइनस। अब जरा देखो, पहले ये पूरा लिविंग ग्रुप है, N के बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। N के बगल, अच्छा इसको भी थोड़ा ढंग से लिख दीजिए ताकि समझ में आए, एक क्वेश्चन ही बहुत है समझने के लिए इसको। CH2 डबल, ओहो हो CH2CH3, यहां भी इसको लिख दिया हमने, C2H5 को क्या लिख दिया, CH2CH3। अब एलिमिनेशन E2 रिएक्शन में क्या होता है, प्लीज याद, ये पढ़ा चुका हूं मैं, बस रिवीजन। E2 रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं इसको। अल्फा कार्बन से निकलता है लिविंग ग्रुप, बीटा कार्बन से निकलता है H। अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप, बीटा कार्बन से निकलता है H। अब जरा देखो, अब पहले अल्फा बीटा मार्क करो। N के बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा। N के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल बीटा, यहां अल्फा ये बीटा, यहां ओहो ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, पहले हमने मार्क कर लिया। अब जरा देखो, अगर हम यहां से हटाते हैं, प्लीज मैं एक ही जगह दिखाऊंगा, यहां से हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो हम कौन सा बीटा हाइड्रोजन हटाएंगे, ये वाला। देखो जरा, अगर ये हमारा अल्फा कार्बन है, बिल्कुल सारे प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन हमको देखना है कौन सा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और क्यों। तो देखो, अगर हम ये यहां से तोड़ते हैं बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, थोड़ा कलर बदल देते हैं इसको, हाँ गुड, यहां से हमने बॉन्ड तोड़ा, प्लीज यहां से बॉन्ड तोड़ा, तो फिर उसके बगल में ये वाला बीटा हाइड्रोजन हटाएंगे, CH2 वाला, और उस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, बिल्कुल ये एक प्रोडक्ट है ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा हटाइए प्लीज, एक पॉसिबिलिटी हमने कर ली, बिल्कुल बनेगा, ये नहीं कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हमारा पर्पज क्या है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। दूसरा ऑप्शन, भाई अल्फा बीटा कई सारे कार्बन है, हमने ये अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक किया, अल्फा कार्बन से वाला बॉन्ड, तो हम ये वाला बीटा हाइड्रोजन हटाएंगे, तो हमारे लिए बीटा हाइड्रोजन कौन सा होगा, ये वाला। अरे अल्फा से लिविंग ग्रुप बीटा से हटाते हैं, ठीक है, उस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, एथीन बनेगा, इसको भी मार्क करिए। और फिर से यहां से थोड़े सी बॉन्ड है, उस केस में भी एथीन ही बनेगा, और यहां से भी एथीन ही बनेगा, तो अब कोई डिफरेंट नहीं प्रोडक्ट आ रहा है। तो डिफरेंट जो प्रोडक्ट बन पाएंगे वो है या तो प्रोपीन या एथीन। अब इनमें से कौन ज्यादा बनेगा, ये कैसे गेस करेंगे, दो ही टाइप के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है यहां पे, एथीन और प्रोपीन की। अब जरा देखो, चूंकि NR3 प्लस, N प्लस कैसा है, N प्लस का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट। N प्लस का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट, तो हम वो हाइड्रोजन निकालेंगे। N प्लस का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट, तो हम वो हाइड्रोजन निकालेंगे। वो हाइड्रोजन निकलने से मेजर प्रोडक्ट होगा जो मोस्ट एसिडिक हो, दैट एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। याद रखिएगा, इसमें हिंट क्या है, मेजर प्रोडक्ट पूछे, बिल्कुल दोनों बनेगा, मेजर कौन सा होगा, तो दैट एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट विच इज फाउंड बाय रिमूवल ऑफ मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन।
कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है? ये वाला। क्यों? अरे भाई, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के निकलने से इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, यहां से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे, जरा देखो, ये हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहाँ कार्बन आयन बनेगा। ये कार्बन आयन स्टेबल नहीं है, क्योंकि बगल में क्या है, मिथाइल का प्लस आई। कार्बन आयन तब स्टेबल होता है जो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों। विड्रॉइंग ग्रुप चाहे रेजोनेंस वाले हों, स्टेबलाइज करें। ये वाला कार्बन आयन कम स्टेबल है, इसलिए दिस बीटा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। प्लीज वो भी निकले, हमने कहा प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, बात हो रही मेजर प्रोडक्ट की। तो मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होगा? वो मेजर प्रोडक्ट होगा जो मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन के निकलने से बना हो। मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन के निकलने से बना हो तो ऑब्वियस है कि एथीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है, एथीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन ये वाला है, बनेगा दोनों, इसलिए बोलते रहा। इसको बोलते कौन सा? हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। लेस स्टेबल एल्कीन है ये। दोनों में से कौन सा कम स्टेबल है एल्कीन? एथीन। तो इस रिएक्शन में क्या बनता है? हॉफमैन प्रोडक्ट। यूजुअली, गारंटी नहीं है, मैंने बोला यूजुअली हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है इस रिएक्शन में? मेजर प्रोडक्ट। नाम ही है हॉफमैन एलिमिनेशन। लेस स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। लेकिन रीजन क्या है? क्योंकि ये वाला एल्कीन जो है मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन के निकलने से बना है। मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन के निकलने से बना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे इसी डिफरेंस में। मान लो यहाँ पे दे दिया है बेंजीन रिंग CH2, यहाँ N, CH2, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, कोई सिंपल एग्जांपल। ये है दिस भाई क्वाटरनरी सॉल्ट है, दिस OH माइनस, चलो OH माइनस कर दे रहे हैं, थोड़ा बीच से लेते हैं क्वेश्चन। भाई हमने क्वाटरनरी सॉल्ट बनाया, फिर Ag2O से रिएक्शन करा दिया उसका बेस से, फिर हीटिंग कराया। अब जरा देखना, इसमें पूछ दे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले बाकी प्रोडक्ट भी लिखेंगे। तो अल्फा बीटा पहले मार्क करो, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, इसके पास बीटा ही नहीं, इधर से कुछ हुआ नहीं। ये अल्फा, भाई अल्फा कार्बन है तो बगल में बीटा हाइड्रोजन भी चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। ये अगर अल्फा माने तो ये बीटा। अब एक प्रोडक्ट यहां से बनेगा, ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालने से। ठीक है, एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? एथीन। एक प्रोडक्ट इसमें क्या होगा? एथीन। दूसरा प्रोडक्ट अगर हम ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो प्रोडक्ट कौन सा होगा? स्टायरीन। अब पूछ दे इसमें से मेजर कौन सा होगा? इसमें से मेजर कौन सा होगा, स्टायरीन वाला कि एथीन वाला? सोचिए कौन सा बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? ऑब्वियस है ये वाला। रिंग, क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन, दिस बीटा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, क्योंकि इसका कार्बन आयन, इस हाइड्रोजन जो H निकलने के बाद जो कार्बन आयन बनेगा उसका रिंग से रेजोनेंस होगा, इस कार्बन आयन का क्या होगा? रिंग से कॉन्जुगेशन होगा। ये बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है और मेजर प्रोडक्ट क्या है? स्टायरीन। एथीन नहीं, मेजर प्रोडक्ट क्या है इसका? स्टायरीन। स्टायरीन इज मेजर प्रोडक्ट। नोट कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है मोलिकन्स बेकर टेस्ट। ये टेस्ट है नाइट्रोबेंजीन के लिए स्पेसिफिक, नाइट्रोबेंजीन का। तो जब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराते हैं जिंक इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, जब नाइट्रोबेंजीन का जिंक इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl रिडक्शन कराते हैं तो बनता है एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बनता है? एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। और ये एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन जो है ये भी टॉलरेंस टेस्ट देता है। तो ये टॉलरेंस टेस्ट का ही एक एग्जांपल है।
मुल्कन बेकर्स टेस्ट। ये है टॉलेंस रिएजेंट। एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन एल्डिहाइड कीटोन में हमने पढ़ा टॉलेंस रिएजेंट। एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन क्या करेगा, टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर बनाता है, जस्ट लाइक एल्डिहाइड्स, ये भी सिल्वर मिरर बनाता है। एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन also produce silver mirror with tollens reagent. एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, तो ये टेस्ट फॉर नाइट्रोबेंजीन, जो सर्टेन रिडक्शन के बाद, नाइट्रोबेंजीन नहीं, वो रिडक्शन के बाद वो क्या देता है, टॉलेंस टेस्ट नाइट्रोबेंजीन भी देता है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन विद जिंक इन अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रोसो, ये है नाइट्रोसोबेंजीन, और क्या बनेगा, सिल्वर मिरर। नेक्स्ट रिएक्शन है हिंसबर्ग्स टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश among primary, secondary and tertiary amine. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हिंसबर्ग टेस्ट यूज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के हिसाब से। जरा देखो इसमें क्या करते हैं। प्राइमरी अमाइन गिव वाइट प्रेसिपिटेट soluble in alkali। प्राइमरी एमाइन एलिफैटिक हो एरोमेटिक हो, उससे मतलब नहीं है। प्राइमरी एमाइन गिव वाइट प्रेसिपिटेट soluble in alkali with हिंसबर्ग reagent। प्राइमरी एमाइन गिव वाइट प्रेसिपिटेट लेकिन soluble in alkali with हिंसबर्ग reagent। अभी देख लेंगे हिंसबर्ग होता क्या है। विदाउट रिएक्शन लिखे बोर्ड में 1 नंबर मिलने वाला है नहीं, ठीक है, केवल लैंग्वेज पे नहीं, आपको रिएक्शन लिख के भी जस्टिफाई करना होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है। फिर सेकेंडरी अमाइन गिव वाइट प्रेसिपिटेट, ये भी देगा, लेकिन अंतर क्या है, इनसॉल्युबल इन एल्कली। इनसॉल्युबल इन एल्कली, वाइट प्रेसिपिटेट ये भी देगा। सेकेंडरी अमाइन गिव वाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन एल्कली विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। with Hinsberg reagent. Tertiary amine does not react with Hinsberg. Tertiary amine does not react with Hinsberg reaction. इसको नोट कर ले। फिर मेन बात कि बिना रिएक्शन के कुछ सही नहीं, बिना रिएक्शन के। तो ये है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन का आइडेंटिफिकेशन विद हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। जरा देख लेते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही अमाइन में व्हाइट सॉलिड बनता है, ठीक है, जो कि प्राइमरी अमाइन में वो सॉलिड जो है एल्कली में सॉल्युबल है, सेकेंडरी केस में नहीं है। टर्सरी अमाइन का कोई रिएक्शन ही नहीं हिंसबर्ग के साथ। चलो देखते हैं रिएक्शन। और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, ये भी पहला क्वेश्चन तो यही है, नीट में 2 बार आया है, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, मार्क कर लीजिए इसको, एनसीईआरटी में मेंशन है। जो जो भाई रिएक्शन एनसीईआरटी मेंशन है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही रहेंगे।
अब जरा देखो रिएक्शन। पहला हमने लिया कोई प्राइमरी अमाइन, जिसको हम लोग इस तरह लिख देते हैं, और इसका रिएक्शन कराया हिंसबर्ग रिएजेंट से। देखते हैं यहीं पे हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। ये है हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। यही है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वो क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। अब यहां क्या होगा, ये HCl निकल जाएगा। चलिए इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये HCl यहां से निकल जाएगा और बनेगा एमाइड, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये हमने लिया क्या, पहला लिया हमने प्राइमरी एमाइन, 1 डिग्री एमाइन। तो क्या निकला, एमाइन का H और बेंजोइल क्लोराइड का, बेंजोइल क्लोराइड को क्या बोलते हैं, सॉरी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही बोलते हैं क्या, हिंसबर्ग रिएजेंट, और उसका Cl निकल गया। अब ये बन गया एमाइड। अब ये क्या बन गया, एमाइड, NHR नाम है इसका, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि है व्हाइट सॉलिड, व्हाइट सॉलिड। तो पहले प्रेसिपिटेट मिलेगा, वो एमाइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको प्राइमरी एमाइन के साथ। लेकिन अभी भी इस एन के पास H है, एन के साथ जुड़ा हुआ H का होता है एसिडिक नेचर का। अब इसमें एल्कली डालेंगे, इसमें एल्कली ऐड करेंगे तो तुरंत एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि एन के पास H है, KOH डाला तो K के पास OH है, तुरंत एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन का होने का मतलब है सॉल्ट बन जाएगा, एंड दैट सॉल्ट बनने का मतलब क्या हुआ कि प्रेसिपिटेट जो आया है, दिस इज प्रेसिपिटेट, दिस इज व्हाइट सॉलिड, दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, और तुरंत व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होगा, वो एल्कली में घुल जाएगा। सॉल्ट बनने का मतलब एक रिएक्शन हो गया है, वो सॉल्ट बनने का मतलब क्या है कि प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा। तो पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, जो एल्कली डालने पे क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब हमारा ओरिजिनल जो हमने लिया था एमाइन, दैट वाज प्राइमरी एमाइन। भाई ये तो सॉल्ट बन गया, अब हमको तो दिखेगा नहीं, हमारे लिए ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स। ये हमारा हो गया पहला ए पार्ट, चलो लिख देते हैं इसको, ये हो गया प्राइमरी एमाइन के लिए। अब इसी तरह सिमिलरली सेकेंडरी एमाइन में क्या आंसर पड़ेगा, उसमें तो एन के साथ एक ही H है, दिस इज सेकेंडरी एमाइन। रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे, लेकिन कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा। सेकेंडरी एमाइन में क्या होगा, पहले वही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये HCl निकल गया, HCl निकल गया, क्या बन गया, सल्फोनामाइड, फिर से व्हाइट प्रेसिपिटेट। इस बार N के साथ 2 R जुड़े रहेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे, एन एन डाइअल्काइल, एन एन डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। देख लो जरा, इसको क्या बोलेंगे, एन एन डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन एन डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये भी व्हाइट सॉलिड। अब जरा देखो, अब अंतर आपको दिखेगा। अब इस N के पास, इस कंपाउंड में जो N है, उसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन अब नहीं है, अब उसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इससे थोड़ा कंपेयर करके देखिए प्राइमरी एमाइन से इसको। अब इस N के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन, KOH डालने पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब KOH डालते रहिए, कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब क्या है, हमको क्या ऑब्जर्व होगा कि प्रेसिपिटेट बना ही रहेगा, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल। इसका मतलब प्रेसिपिटेट जो आया था वो बना ही रहेगा, ये पहचान है।
मतलब क्या, व्हाइट प्रेसिपिटेट तो दोनों में आएगा, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, व्हाइट प्रेसिपिटेट शुरुआत में दोनों में आएगा। लेकिन अगर प्राइमरी हुआ तो KOH डालने पे प्रेसिपिटेट डिसअपीयर हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन इसमें अगर सेकेंडरी एमाइन हुआ तो KOH चाहे NaOH डालने पे प्रेसिपिटेट का कुछ नहीं होगा, वो बना रहेगा, क्योंकि कोई रिएक्शन फर्दर होगा नहीं। प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल। अब टर्सरी एमाइन का देख लो, पैरेलल आप कंपेरिजन करेंगे समझ में आ जाएगा। टर्सरी एमाइन में शुरुआत से ही रिएक्शन नहीं होगा, उसके पास कोई अच्छी नहीं बेचारे के पास। टर्सरी एमाइन का देखो, टर्सरी एमाइन का फॉर्मूला है R3N, यही तो है, N के साथ 3 R जुड़े हैं, ठीक है। अब इसका शुरुआत से ही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, नो रिएक्शन। ये था हिंसबर्ग टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन। एक बात और यहां लिख लें जरूरी, इंस्टीड ऑफ, नोट करके लिख लें, इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो कि हिंसबर्ग रिएजेंट है, उसकी जगह हम टोसाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, जिसका नाम हमने पहले पढ़ा है, पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड भी ले सकते हैं। इंस्टीड ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट, इंस्टीड ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट, instead of Hinsberg reagent, we can also use tosyl chloride. Tosyl chloride. Instead of Hinsberg reagent, we can also use tosyl chloride. टोसाइल फिर से दिखा दूं मैं कि टोसाइल क्लोराइड क्या है, पैराटोल्यूइन बेंजीन, पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ NaNO2HCl। NaNO2 प्लस HCl, डिफरेंट एमाइंस का NaNO2HCl से रिएक्शन। NaNO2HCl मतलब नाइट्रस एसिड, क्योंकि HNO2 को स्टोर कर नहीं सकते, तो उसको ड्यूरिंग द रिएक्शन हम इन सिटू प्रोडक्शन करते हैं बाय एडिंग सोडियम नाइट्राइट एंड HCl एट लो टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी रिएक्शन लिखवाया गया है। लेकिन जो डिफरेंट एलिफैटिक एरोमेटिक अमाइन है प्राइमरी सेकेंडरी, उनके रिएक्शन इसके साथ थोड़े से अलग तरीके से होते हैं, तो सबको जानना जरूरी है। इसमें ए पार्ट लिखेंगे प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन। अगर एलिफैटिक हुआ तो प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन NaNO2 और HCl के साथ बनाते हैं क्या, एल्कोहल। क्योंकि हमने पढ़ा एलिफैटिक एमाइन के डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होते हैं, वो एरोमेटिक को होते हैं। तो प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन क्या बनाते हैं, एल्कोहल, और इसमें से N2 लिबरेट हो जाएगा। प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन क्या बनाते हैं, एल्कोहल। डायजोनियम सॉल्ट कौन बनाता है, एरोमेटिक एमाइन एनिलीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब नेक्स्ट प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, खैर ये रिएक्शन तो हम लोग देख ही चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इसको क्या बोलते हैं एरोमेटिक एमाइन का, NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन क्या है, डाई एजोटाइजेशन। तो ये बनाते हैं डायजोनियम सॉल्ट NH2 NaNO2 प्लस HCl
0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसके बहुत सारे रिएक्शन लास्ट ही लेक्चर में फिर से कराया गया है। इस प्रोसेस का लिखा था हमने डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन। तो ये है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। सी पार्ट है सेकेंडरी एरोमेटिक ऑब्लिक एलिफैटिक अमाइन। इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें अलग अलग नहीं है, दोनों का रिएक्शन सेम है, सेकेंडरी एलिफैटिक ऑब्लिक एरोमेटिक अमाइन। मतलब रिएक्शन किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ। तो ये बनाते हैं एन नाइट्रोसो कंपाउंड, जिनका इंपॉर्टेंट है टेस्ट ये सेकेंडरी अमाइन का, जिनका होता है येलो ऑयली लेयर। क्या होता है, एन नाइट्रोसो अमाइंस का क्या होता है, येलो ऑयली लेयर। तो सेकेंडरी अमाइन है इसका NaNO2, चलो इसका शॉर्टकट देख लो। NaNO2 प्लस HCl का मतलब क्या है, HNO2। NaNO2 और HCl लेते क्यों, HNO2 बनाने के लिए। अब जरा देखो रिएक्शन क्या होगा, तो इसका OH, एमाइन का H और इसका OH निकल जाएगा, एमाइन का H और इसका OH निकल जाएगा। प्लीज यहाँ पे R ग्रुप जो है वो एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। अब H2O निकल के ये बन जाएगा R2N डबल बॉन्ड O। ये है एन नाइट्रोसो एमाइन, एन नाइट्रोसो एमाइन, जिनका होता है येलो ऑयली लेयर। तो ये टेस्ट फॉर सेकेंडरी एमाइन है, ये येलो ऑयली लेयर। फिर है डी पार्ट, टर्सरी एरोमेटिक अमाइन। टर्सरी एरोमेटिक अमाइन ये बनाते हैं पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड्स। टर्सरी एरोमेटिक अमाइन NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे बनाते हैं पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड्स। ये है पैरा नाइट्रोसो NN डाइमेथाइल एनिलीन, पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड्स। और इसमें लास्ट है ई पार्ट, टर्सरी एलिफैटिक एमाइन। They form water soluble nitrites, water soluble nitrites। देख लीजिए, दे फॉर्म वाटर सोल्यूबल नाइट्राइट, सॉल्ट्स बना लेते हैं R3N प्लस HNO2, यही तो है R3N प्लस HNO2। अब N अपना लोन पे देखिए H प्लस के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और बन जाएगा सॉल्ट। नोट कर लो इसको। अब लास्ट रिएक्शन है, ठीक है, जो मुझे लगता है नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो ऐसे ज्यादा पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ, ठीक है, पर्पल ये रहना चाहिए, कुछ छूटे नहीं, गलती ना हो कुछ भी। वो है रिडक्शन ऑफ, ये नीट स्पेसिफिक मैं कहूंगा कि कई बार पहले पूछा गया था, अब तो उतना नहीं आता, लेकिन फिर भी तैयारी हमेशा रहनी चाहिए कंप्लीट। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो नाइट्रो कंपाउंड के रिएक्शन से हमने मेनली देखा क्या, एमाइंस बनते हैं
लेकिन हम यहाँ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का कुछ खास रिएक्शन लिखेंगे, कुछ खास रिडक्शन। नाइट्रोबेंजीन का एक तो पुराना जरा SnHCl, ठीक है, चाहे ZnHCl, चाहे FeHCl, क्या बनता है? एनिलीन। भाई ये तो हमने कई बार यूज भी किया ये रिएक्शन, लेकिन कुछ खास और भी रिएक्शन है। यूजुअली नाइट्रो से क्या बनता है? एमाइन ही बनता है, हमेशा नहीं। तो हमको वो देखना है जिसमें एमाइन के अलावा क्या बनता है, वो रिएक्शन थोड़ा सा रिवाइज करने होंगे। नीट स्पेसिफिक है, आप PIQ देखिए नीट का, ओल्ड नीट में जो पेपर आते थे उसमें पूछा गया है कि ये नाइट्रो कंपाउंड का इस रिएक्शन रिएजेंट से कराएंगे तो क्या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। फिर नाइट्रोबेंजीन का AS2O3 NaOH सोडियम आर्सेनाइड से रिडक्शन कराएंगे तो बनता है एजॉक्सी बेंजीन। ये है एजॉक्सी बेंजीन, नोट कर लो। ये कुछ स्पेसिफिक दो तीन रिएक्शन है, बाकी यूजुअली एमाइन ही बनता है, नोट कर लो इसको। एजॉक्सी बेंजीन, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं। थर्ड है, ये नीट का क्वेश्चन है, थर्ड वाला। जिंक इन प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल NaOH, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल से रिडक्शन कराएंगे तो बनता है ये एजोबेंजीन, वो भी ट्रांस एजोबेंजीन, PHN डबल बॉन्ड NPH, ट्रांस एजोबेंजीन। ट्रांस एजोबेंजीन, ट्रांस एजोबेंजीन। फिर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दे, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दे हाइड्रोजन से NH2 तो बनता है हाइड्रोजोबेंजीन। दिस इज हाइड्रोजोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का हाइड्रोजन के बेंजीन से रिडक्शन करा दे तो हाइड्रोजोबेंजीन। ओल्ड नीट में ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कब आ जाए फिर से। हाइड्रोजोबेंजीन। फिर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराएं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन वीक एसिडिक मीडियम में, वीक एसिडिक मीडियम मतलब pH 4 to 5 इसके आसपास। नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन वीक एसिडिक मीडियम में तो बनेगा एनिलीन, वीक एसिडिक मीडियम में एनिलीन। और इसी का अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करा दे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, तो पहले बनता है एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन। पहले क्या बनता है? एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन, जो फर्दर रीअरेंज होके बनाता है पैरा अमीनोफिनॉल। एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन जो फर्दर रीअरेंज होके बनाता है क्या? पैरा अमीनोफिनॉल। पैरा अमीनोफिनॉल।
इस तरह से हमने पिछले 4 लेक्चर्स में कंप्लीट एमाइन को डिस्कशन कर लिया है। आप नोट्स बनाइए। उम्मीद है कि मतलब अब कुछ छूटेगा नहीं, फिर भी ह्यूमन एरर तो भाई मैंने कहा कि 1% चांस आप दे सकते हैं मुझे, लेकिन कोशिश यही की गई है लेक्चर में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहे, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने में क्या काम आए। आप माइंड के क्वेश्चन लगाए, नीट वाले पेपर लगाए, चाहे जे मेंस एडवांस लगाइए, आपको जरूर फायदा होगा। वैसे डिस्कशन तो मैं करूंगा, ऐसा नहीं, लेकिन करना तो मेनली आपके, मैं क्या कराऊंगा, 10 क्वेश्चन करा दूंगा, 5 क्वेश्चन करा दिया उसका, उससे कुछ होता नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरा काम है भाई, ठीक है। सीक्वेंस में चीजों को मैंने बता दिया आपको, ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर बेनिफिशियल होंगे। कोशिश की गई है कि सारी चीजें इंक्लूड कर दिया। तो हमने अमाइन का लेक्चर आज यहाँ कंप्लीट कर लिया 4 लेक्चर्स में। अब बस क्वेश्चन पे डिस्कशन होंगे, जो भी फर्दर लेक्चर होंगे, चीजें सीक्वेंस में होंगी, जरूर पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेक्चर कैसा लगे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मोटिवेशन तो चाहिए है कि नहीं भाई, मेहनत की जा रही है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज करने में मेहनत का लगता है कि किस तरह से सीक्वेंस हो, क्या हो, परफेक्ट, मिनिमम से मिनिमम। भाई भाई रिएक्शन बहुत सारे हैं माइंस के, लेकिन हमको अपना सिलेबस के हिसाब से क्या बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कोर्सेज चीजों का, क्या बेस्ट सीक्वेंस हो सकता है, वो मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश ही कर सकते हैं। तो प्लीज अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, और साथ साथ में लेकिन फिर से पढ़ने के बाद क्वेश्चन जरूर लगाएं, वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले एनसीईआरटी शुरू करो, फिर अपना नीट मेंस जो भी करना है करो।